समय हमारे चारों ओर है, मगर क्या ये वही है जो हम समझते हैं? हमें समय हमेशा आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन क्या वो पीछे भी जा सकता है? ये शायद विज्ञान का आज तक का सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है, जो हमारी बुनियादी सोच पर ही प्रहार करता है कि क्या समय ब्रह्मांड का एक अहम हिस्सा है या फिर समय सिर्फ एक भ्रम है, समय जैसा कुछ है ही नहीं। तो चले दोस्तों, इस बात से आज पर्दा उठाते हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं समय की। आज जानते हैं कि समय क्या है, या बिग बैंग से पहले समय नहीं था तो क्यों नहीं था, या स्पेस टाइम के द्वारा फ्यूचर में समय यात्रा कैसे की जा सकती है, या फिर ब्लैक होल में समय गायब कैसे हो जाता है। दोस्तों, इसी सब बातों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो लगातार आगे बढ़ती रहती है तो वो है समय। आप जो अपनी ये डिजिटल क्लॉक में भी एक पल के लिए जो नंबर देखते हो ना, वो नंबर भी भ्रामक है, क्योंकि समय किसी के भी लिए नहीं रुकता और इसीलिए समय को सबसे कीमती कहा गया है। लेकिन दोस्तों, ये टाइम जिसे हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, देखा जाए तो ये बहुत ही रहस्यमय चीज है। इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज से, हर एक फंडामेंटल लॉ से और हर एक पावर से समय अलग है। यूनिवर्स में मौजूद मैटर, एनर्जी, स्पेस, स्पीड, ग्रेविटी या फिर प्रकाश, इन सभी की तरह टाइम का कोई भी फिजिकल वजूद नहीं दिखता है, पर फिर भी यह ब्रह्मांड की किसी भी चीज से ज्यादा सच लगता है कि यह ब्रह्मांड के साथ बुना हुआ है। तो चले जानते हैं अभी से आम भाषा में कि आखिर समय है क्या। समय एक धारा है जो लगातार आगे की ओर बढ़ता जाता है, और इसे फिजिक्स की भाषा में द एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। द एरो ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट आर्थर एडिंगटन ने साल 1927 में दिया था। ये समय का एक ऐसा तीर है जो हमेशा पास्ट से फ्यूचर की ओर बढ़ता है। इस तस्वीर को देखिए जरा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी तस्वीर पहले की है और कौन सी बाद की है? तो जी हाँ, इसे कोई भी आसानी से बता सकता है कि कोई चीज शुरुआत में नई होती है और धीरे धीरे वो पुरानी होती जाती है। मतलब कि चीजें ऑर्डरली से डिसऑर्डरली होती जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज डिसऑर्डर थी और फिर अपने आप ऑर्डरली हो गई। कोई चीज पुरानी थी और खुद ब खुद नई हो गई। अब दोस्तों, ऐसा कभी भी इसलिए नहीं होता क्योंकि यह यूनिवर्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। यूनिवर्स में हमेशा डिसऑर्डर बढ़ता ही चला जाता है। ब्रह्मांड में ऑर्डरली से डिसऑर्डरली होने वाले इस कॉन्सेप्ट को साइंस की लैंग्वेज में एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। एंट्रोपी का ये कॉन्सेप्ट साल 1850 में एक जर्मन फिजिसिस्ट रुडोल्फ ने दिया था। अब दोस्तों, इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एंट्रोपी मतलब क्या? तो यूनिवर्स में जो कुछ भी ऑर्डरली से डिसऑर्डरली की तरफ मूव करता है, यानी कि नए से पुराना होता जाता है या एक जगह से दूसरी जगह गति करता जाता है, इसे एंट्रोपी कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में, जो भी अभी आपको जैसा दिखता है वो धीरे धीरे खंडित होता जाएगा, वो डिसऑर्डर होता जाएगा, वो पुराना होता जाएगा। और ये एंट्रोपी जो लगातार ऑर्डर से डिसऑर्डर होती जाती है या सुव्यवस्थित से अव्यवस्थित होता जाता है, इसी होने वाली प्रोसेस को द एरो ऑफ टाइम कहते हैं। मतलब कि ये जो एंट्रोपी है वो तो हमें बदलावों को महसूस करवाती है। बदलाव, जी हाँ, आम भाषा में टाइम है क्या? बदलाव ही तो है। ये घंटे, ये दिन, ये सप्ताह, ये साल, ये सब तो हमने बनाया है। जब घड़ी नहीं थी तब भी हमारे पुरखे सूरज और चंद्रमा की मूवमेंट से समय का अंदाज लगा देते थे। तो समय वो नहीं जो हमें घड़ी दिखाती है, लेकिन समय वो है जो हम हमारे जीवन में बदलावों के माध्यम से महसूस करते हैं। कोई वस्तु किस जगह से कितनी मूव हुई है, उसी आधार पर तो हमें टाइम का पता चलता है ना दोस्तों। फिर वो वस्तु घड़ी की सुई हो सकती है, सूरज चंद्रमा हो सकता है, या कोई बैटरी से चलने वाली क्लॉक जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इसी के आधार पर हमें समय का अनुमान हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह समय चीजों की ही मूवमेंट है, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ मूव हो रहा है। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु या कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट भी द एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज अपनी जगह से मूव हो रही है, फिर भले ही वो एक पूरे साल में 1 सेंटीमीटर के 1 करोड़वें हिस्से जितनी धीमी ही मूव क्यों ना हो रही हो,
पर वो वस्तु मूव हो रही होगी। और दोस्तों, जब कोई चीज मूव होती है तो वो घिसती है, और जब वो घिसती है तो वो पुरानी होकर नष्ट हो जाती है। उदाहरण ले तो जब कोई घड़ी मूव होती है तो वो घिसती है, उसके पुर्जे घिसते हैं और वो घिस घिस कर नष्ट हो जाती है। वैसे ही जैसे जैसे समय बीतता है तो हमारे इंसानी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स और सेल्स है वो भी बदलते रहते हैं। हमारा शरीर घिसता रहता है और वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जाता है और एक समय हम नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही इस मूवमेंट के चलन को ही हम समय का बीतना मान लेते हैं। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि समय और कुछ नहीं, बस बदलाव है? क्या समय एंट्रोपी के द्वारा हमें महसूस होने वाला कोई भ्रम है? क्या समय हमें फील होने वाला एक एहसास, एक परसेप्शन मात्र है? क्या समय हमारे दिमागों के भीतर है या इसका कोई वास्तविक वजूद भी है? तो चलिए अब जानते हैं समय विज्ञान की नजर से। हमारी डेली लाइफ में हम उन्हीं चीजों को रियल मानते हैं जिन्हें हम हमारे सेंसेस के द्वारा ऑब्जर्व या महसूस कर सके। पर साइंस में किसी चीज को रियल कहने के मापदंड थोड़े अलग है। साइंस में हम उन्हीं चीजों को रियल मान सकते हैं जो किसी पुख्ता साइंटिफिक थियरी या लॉ का पार्ट हो और जिसके जरिए हम नेचर के किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर सके। फॉर एग्जाम्पल, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि क्वार्क्स, प्रोटॉन्स, इन सब को हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, पर ये पार्टिकल फिजिक्स में होने वाली ऑब्जर्वेशंस को करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं और इसीलिए वो रियल है। इसी तरह टाइम भी एक ऐसी एंटिटी है जो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। मतलब कि टाइम डेफिनेटली कोई इल्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, उसका यूनिवर्स में वाकई में वजूद है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि टाइम इस यूनिवर्स की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि एक बड़े समुद्र में मौजूद पानी के छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स, और इसे डिस्क्राइब करती है एटॉमिक थियरी। एटॉमिक थियरी हमें पानी के मॉलिक्यूल्स या पानी के जो भी तत्व है वो कैसे बने हैं और उन सभी पानी के अणुओं को मिलाकर समुद्र कैसे बना है वो तो बताती है, लेकिन उस समुद्र में उठने वाली लहरों के बारे में हमें एटॉमिक थियरी नहीं बताती है। और ये जो लहरें हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो कि पानी के खरबों अणुओं से मिलकर पैदा होती है। ठीक इसी तरह टाइम भी इस एंटायर यूनिवर्स की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो सकता है जो कि यूनिवर्स में चल रहे बदलाव और गतिविधियों की वजह से पैदा होता है। और जिस तरह समुद्र में समुद्र की लहरें रियल है, उसी तरह इस यूनिवर्स में टाइम भी रियल है। टाइम इतना रियल है कि इसे कंसीडर किए बिना नेचर को डिस्क्राइब करने वाली हमारी सभी साइंटिफिक थियरीज और उन पर आधारित मैथमेटिक इक्वेशंस कभी भी वर्क नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो इसमें टाइम को 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में एक 4th डायमेंशन के रूप में वर्णित किया है। तो अब ये टाइम द 4th डायमेंशन कैसे हो सकता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है टाइम डायलेशन के कारण। व्हाट इज टाइम डायलेशन? दोस्तों, टाइम डायलेशन उसे कहते हैं जब टाइम अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग बहता है। इस टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियरी में वर्णित किया था और इसी टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट में ही स्पेस टाइम, नेचर ऑफ टाइम और फ्यूचर समय यात्रा के भी राज छुपे हुए हैं। इस वीडियो में अब तक आपने जितना समझा वो समय को समझा, लेकिन आगे इस वीडियो में आप जो भी जानोगे वो समय के नेचर को जानोगे और ये सभी टाइम डायलेशन के ऊपर निर्मित होगा। टाइम डायलेशन कहता है कि ब्रह्मांड में समय हर जगह पर एक जैसा नहीं बीतता है। ब्रह्मांड की अलग अलग जगहों पर समय भी धीमा या फास्ट होता रहता है और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर तो समय का कोई वजूद ही नहीं होता और कई कई जगह पर तो समय उसके ऑब्जर्वर के आधार पर स्लो या फास्ट होता रहता है। सर आइंस्टाइन की थियरी कहती है कि समय सापेक्ष है, वो कुछ जगह पर स्लो या कुछ जगह पर फास्ट हो सकता है और समय ही चौथा आयाम है, क्योंकि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी स्पीड से यात्रा करेंगे उतना ही समय हमारे लिए स्लो गति से बहेगा। लाइट स्पीड से 99.99% चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में मौजूद घड़ी को आप पृथ्वी की घड़ी से मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से मूव होने वाले स्पेसक्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में करीब 1.5 साल तक यात्रा करता है तो पृथ्वी पर जब वो वापस आएगा तो पूरे 100 साल बीत चुके होंगे। यानी वो जिस इंसानों को छोड़ के गया था वो अब इस दुनिया में ही नहीं होंगे और वो अपनी शायद चौथी या 5वीं पीढ़ी को देख रहा होगा।
और दोस्तों ये सच है और ये होता है टाइम डायलेशन के कारण। और ऐसा क्यों होता है, चले इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने 2 डिब्बे बनाए हैं जिनके अंदर 2 बहुत ही आधुनिक घड़ी भी मौजूद है। अब प्रकाश की एक किरण इस बंद डब्बे में ऊपर और नीचे मूव करती रहती है और इस किरण को डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर तक टकराने में 1 सेकंड का समय लगता है। डिब्बे के ऊपर वाले छोर से नीचे टकराने का मतलब है 1 सेकंड और टकराकर फिर ऊपर वाले छोर तक पहुंचने का मतलब है दूसरी सेकंड। अब हमने इन 2 डिब्बों में से एक को स्पेस में स्थिर रखा है और दूसरे को स्पेस में हाई स्पीड से चलने वाले रॉकेट में यात्रा करने के लिए भेज दिया है। अब दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में आप पाएंगे कि स्थिर डिब्बे में प्रकाश की बीम समान गति से डिब्बे के दोनों छोरों से टकराती है, लेकिन स्पेस में मूव हो रहे डिब्बे में प्रकाश की बीम को दोनों छोरों से टकराने में ज्यादा वक्त लग रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिब्बे की स्पीड के कारण अब प्रकाश को अधिक सफर तय करना पड़ रहा है, इसलिए अब उसे डिब्बे के दोनों छोरों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। दोस्तों अब हमारी क्लॉक तो तभी सेकंड को काउंट करेगी जब प्रकाश की बीम डिब्बे के छोर से टकराएगी। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि गति कर रहे डिब्बे के सेकंड्स स्लो हो गए हैं, यानी कि समय धीमा हो गया है। अब मान लो कि स्पेस में मूव हो रहा डिब्बा खुद प्रकाश की गति से मूव होने लगे तो क्या हो? तो दोस्तों इस परिस्थिति में प्रकाश जितना अंतर काटेगा उसके साथ डिब्बा भी उतना ही आगे चला जाएगा। इसलिए प्रकाश की किरण डिब्बे के छोर से टकरा ही नहीं पाएगी, वो डिब्बे के साथ ही स्थिर गति से यात्रा करेगी और हमारा क्लॉक अगला सेकंड काउंट ही नहीं कर पाएगा, मतलब कि समय रुक जाएगा। दोस्तों हमारी आम डिजिटल क्लॉक भी उसकी बैटरी में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण ही हमें समय दिखाती है। और दोस्तों इस आम घड़ी को भी प्रकाश की रफ्तार से यात्रा कराई जाए तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस लाइट स्पीड पर मूव नहीं कर पाएंगे और तब हमारी वो घड़ी भी स्टॉप हो जाएगी। यही कारण है दोस्तों कि हमारे हाई स्पीड से मूव कर रहे सैटेलाइट्स की क्लॉक्स काफी समय बाद कुछ नैनोसेकंड स्लो हो गई थी। इसलिए आज हमें स्पेस की घड़ियों को पृथ्वी की घड़ियों से मिलाने के लिए हर साल उसका टाइम चेंज करना पड़ता है। और दोस्तों ये टाइम चेंजिंग का फर्क बहुत मामूली सा हो सकता है, पर ये फर्क हमें ये बताता है कि हम इस टाइम डायलेशन के कारण भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि हम स्पेस में जितनी ही स्पीड से यात्रा करेंगे उतना ही समय हमारे लिए धीमी गति से बीतेगा। इसलिए स्पीड के थ्रू तो हम समय यात्रा कर ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों समय यात्रा करने का एक और माध्यम भी है जो है ग्रेविटी। दोस्तों हम ब्रह्मांड में जितनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाले पिंड के पास खड़े होंगे समय हमारे लिए उतना ही धीमी गति से बहेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे अधिक होती है, इसलिए उसके पास उसके इवेंट होराइजन के बाहर अगर हम खड़े रहते हैं तो वहां पर हमारे लिए समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही धीमी गति से चलेगा। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होगा, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए किसी भी हालात में स्पेस कभी लाइट की स्पीड में खलेल नहीं डालता है, लेकिन वो समय में खलेल डालता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मांड में हर वस्तु अपनी साइज के हिसाब से स्पेस टाइम को कर्व करती है। मानो कि वो हमारे सूरज जितनी बड़ी चीज है तो वो स्पेस टाइम को ज्यादा कर्व करेगी और हमारी पृथ्वी जितनी छोटी है तो वो स्पेस को कम कर्व करेगी। इसे आप एक पूरे गद्दे जैसा भी समझ सकते हैं कि चीज जितनी ज्यादा भारी होगी वो गद्दे को भी उतना ही ज्यादा मोड़ेगी, उतना ही ज्यादा अंदर ठसाएगी। और स्पेस के इस मुड़ाव के कारण जो बड़े पिंड छोटे पिंड को अपनी ओर खींचते हैं उसी को ही स्पेस की ग्रेविटी कहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि बड़े मास या ज्यादा डेंसिटी वाला कोई खगोलीय पिंड स्पेस टाइम को ज्यादा वॉर्प करेगा। और आपको पता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी तो कितनी ज्यादा होती है और इसीलिए इतनी ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण ब्लैक होल्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को बहुत ही डीप में वॉर्प कर सकते हैं और इसी के कारण उसके पास खड़े किसी भी इंसान का समय हमारी पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही धीमी गति से चलेगा। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि समय आखिर क्या है। समय स्पेस और मूवमेंट के कारण ही जन्मा है और इसीलिए हम ये मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि तब ना स्पेस था और ना ही मूवमेंट, और स्पेस और मूवमेंट में आने वाले बदलाव को ही हम समय के रूप में मानते हैं। और दोस्तों सर आइंस्टाइन ने यह कहा है कि हम हाई स्पीड के थ्रू या हाई ग्रेविटी के थ्रू फ्यूचर में समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सर आइंस्टाइन ने कभी ये नहीं कहा कि हम पास्ट में समय यात्रा कर सकते हैं। अब दोस्तों आप समझे
कि ब्रह्मांड में समय अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। विभिन्न परिस्थिति में विभिन्न जीवों के लिए समय भी अलग अलग रफ्तार से बहता है और ये प्रूव भी हो चुका है। दोस्तों, समय की डेफिनेशन दुनिया के भिन्न भिन्न जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है। एक मक्खी का समय हमसे बहुत फास्ट गति से चलता है क्योंकि उसकी सब मूवमेंट्स हमसे बहुत फास्ट होती है, इसलिए हमारा 1 घंटा उसको 1 साल जितना लग सकता है। हमारे 1 घंटे में वो अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जी सकती है और उसकी इस फास्ट मूवमेंट के कारण हम उसे आसानी से पकड़ भी नहीं पाते क्योंकि हमारी मूवमेंट्स उसके आगे बहुत ही स्लो है। एक मक्खी का जीवन बहुत ही कम यानी कुछ ही दिनों का होता है, इसलिए उसे ये लगेगा कि समय बहुत ही धीमी रफ्तार से बह रहा है और वो समय की हमारी डेफिनेशन से कभी अग्री ही नहीं करेगी क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया की मूवमेंट्स बहुत ही स्लो है। वही कछुए की मूवमेंट्स हमसे भी बहुत धीमी होती है, इसलिए वो 200 या 300 साल तक जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों, इस तरह सभी जीवों की अंदरूनी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट के आधार पर उनका जीवन काल होता है। इसलिए दोस्तों, आप ये कह सकते हो कि समय हर ऑब्जेक्ट की उसकी खुद की मूवमेंट पर आधारित है। और दोस्तों, ये बात पता नहीं कैसे लेकिन हमारे पुरखे भी जानते थे, इसलिए कई दंत कथाओं में देवताओं के समय को हमारे समय से भिन्न बताया है और ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 4 युगों के बराबर बताया है। और ये मैथोलॉजी हर कोई संप्रदाय में हो सकती है, लेकिन सच बात तो ये है कि समय के इस इल्यूजन को आज विज्ञान भी प्रूव कर चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और अगर आप द नॉलेज पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको एक हेल्दी और पारदर्शी ज्ञान मिल सके। और दोस्तों, ऐसा ही एक प्रयत्न मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे करता हूँ जहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ दुनिया की अलग अलग जगह पर और बताता हूँ वहाँ की परिस्थिति और वहाँ का इतिहास। तो इसके लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके हमारे दूसरे चैनल द गोसाई को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक हेल्दी नॉलेज के साथ। हैव अ फैंटास्टिक डे, टेक केयर।